नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. नरेंद्र मोदी शरद पवार भेटीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची पत्रकार परिषद आता थोड्याच वेळात सुरू होणार असल्याचं समजतंय. नवाब मलिक ही पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेमध्ये नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्या झालेल्या भेटी संदर्भात स्पष्टीकरण दिलं जाईल असं समजतंय. आता येत्या काही क्षणांमध्ये ही पत्रकार परिषद सुरू होणार आहे. आपण ही पत्रकार परिषद स्थळाची थेट दृश्य पाहतो. मंत्री नवाब मलिक यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तर्फे या भेटी संदर्भातली माहिती देण्याची शक्यता आहे. नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद आता सुरू झालेली आहे आणि मोदी पवार भेटीवर नेमकं काय सांगितलं जातं राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे हे ऐकणं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मोदी पवार भेटीनंतर संपूर्ण देशभरातल्या राजकारणामध्ये खळबळ माजलेली होती. या भेटीमागचं नेमकं काय कारण आहे याबद्दल सातत्यानं चर्चा सुरू आहे. पिछले 2 दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब दिल्ली में हैं और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पे आए थे और नेता बनने के बाद एक कटसी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई थी। साथ ही उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. एंटोनी साहब उस बैठक में उपस्थित थे और उसी बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी भी उपस्थित रहे। जनरल नरवणे साहब भी उस बैठक में थे और सीमा पे जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेके जानकारी सरकार की ओर से दी गई दोनों पूर्व रक्षा मंत्री को और साथ ही साथ उनका जो अनुभव रहा है ऐसी परिस्थितियों को डील करने में उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए, जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज़्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कि कोऑपरेटिव बैंक
अर्बन कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। आज कोऑपरेटिव बैंक जो राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए इसलिए आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक से जब कोई कर्ज लेता है तो महाराष्ट्र के कानून के तहत 2.5% कंपलसरी शेयर उनको लेना पड़ता है, और जब वो अपने कर्ज की वापसी कर देता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो अगर किसी ने 10 लाख का कर्ज लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो बदलाव किया गया उस तरह की कंडीशन उसमें डाली गई। साथ ही साथ आज के कानून में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं कि कोई अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को नए तरीके से बेच पाए या सरेंडर करे, इसी तरह की प्रोविजन है। लेकिन नए नियमों के तहत कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर्स जो शेयर होल्डर है वो किसी को बेच सकता है, इस तरह का प्रावधान किया गया। इससे पूरी तरह से एक डर है, अगर शेयर बेचने का अधिकार दे दिया गया तो कुछ उद्योजकता, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सारे शेयर खरीदकर बैंकों पे अपना कब्जा बना सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर पवार साहब ने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी की भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण और पवार साहब भी दिल्ली नहीं जा पाए, जिसके कारण आज जो ज्ञापन दिया है पवार साहब ने, वो ज्ञापन मैं आप लोगों को दूंगा। इस पे एक काफ़ी विस्तारित चर्चा हुई और कोऑपरेशन ये स्टेट सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको और डेमोक्रेटिक बनाया गया, उनको स्वायत्तता का अधिकार दिया गया। जो नया रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया है, बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में, जिसके कारण उनकी स्वायत्तता पे एक खतरा है, और ये कंसर्न को लेके लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री जी उस पे लोगों से बात करके कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से वे आगे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इसी विषय पे जब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों की बैठक हुई थी तब हमने भी गहन चर्चा की थी सारी चीज़ों पे। उसके बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई कि हम अपना बैंकिंग एक्ट कुछ बना सकते हैं क्या, और ये सारे विषय पे कर्नाटक में इसी मामले को लेके कुछ लोग हाईकोर्ट में गए और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पे रोक भी लगाने का काम किया है पिछले सप्ताह में। ये जिस तरह का रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया उससे बैंक सेक्टर जो कोऑपरेटिव है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा है, जिसके कारण पिछले दिनों भी फ़ोन पे बात हुई थी और आज पवार साहब ने स्वयं मिलकर एक ज्ञापन द्वारा सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखा। साथ ही साथ जो कोविड की परिस्थिति है, कल प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जहां कोविड ज़्यादा पॉजिटिविटी है या ज़्यादा संख्या में देश भर में है, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने ये भी मांग की थी कि कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, खास करके धर्म स्थलों को लेके, आयोजनों को लेके,
या भीड़ भाड़ को लेके, क्योंकि अगर कोई राज्य है, कोई नियम बनाता है तो उसी राज्य में जो विपक्ष के लोग हैं उसको अलग ढंग से चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। अगर देश में एक नीति बना दी जाए तो हमें लगता है कि कोविड के समय में जो राजनीति हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। पवार साहब ने इस विषय पे भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि सभी दल के लोगों को बुलाकर भी कोई ठोस कार्यक्रम बने, नीति निर्धारित हो, और जिस तरह से कई दिनों से लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो खंडित होता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले तो राज्यों को जिम्मेदारी दी, फिर स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस संख्या में टीके उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। इसको लेके भी पवार साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई और उस पर भी गंभीरता से कोई एक नीति बनाई जाए, सभी दलों को बुलाकर कोई चर्चा की जाए, इस विषय पे भी चर्चा हुई। ये दो चीज़ें थी जिस पे पवार साहब की मीटिंग आज तय हुई। बहुत दिनों से ये मीटिंग होनी थी। आज समय मिलने के बाद पवार साहब उनसे मिले, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पवार साहब से मिले इस पार्श्वभूमि पे, या पहले मिले या बाद में मिले। इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये काँग्रेस के नेताओं की जानकारी में है कि ये मंत्री नवाब मलिक माहिती देत आहेत। मोदी आणि पवार यांच्या भेटीमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या मुद्द्यांवरची चर्चा झाली, ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण एक नजर टाकूया। या भेटीमध्ये नेमकी कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली ते राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाल्याची चर्चा सुरू होती। मात्र यासोबतच सहकार आणि बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात चर्चा झाल्याचं समजतंय। नव्या खात्यांबाबत चर्चेची शक्यता व्यक्त केली गेली होती। केंद्रीय यंत्रणांकडून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर दबाव निर्माण केला जातोय का, याबद्दल देखील सातत्यानं बोललं गेलं होतं। खडसे आणि देशमुख ईडीच्या रडारवर आहेत। सोबतच 3 दिवसांमध्ये अनेक भाजप नेत्यांची भेटी झालेल्या होत्या। त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालेलं होतं। महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देखील ही भेट महत्त्वाची मानली गेली होती। या संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ते देखील पाहूया। या लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये चर्चेला यावेत। पवारांचं काय असू शकतं तर सहकार कायद्याच्या विषयातली स्पष्टता करून घेणं, हे काय नवीन तुम्ही काढलं। पवारांच्या आणि मोदींच्या भेटीचं काय असू शकतं तर प्रामुख्याने कृषी कायद्यावर काय करायचं, की जवळजवळ इतके महिने लोक बसलेले आहेत। पवारांच्या भेटीमध्ये आणि मोदींच्या भेटीत काय असू शकतं तर ओबीसीच्या विषयामध्ये पुन्हा एकदा त्यांचा जो भ्रम आहे की केंद्राने डाटा दिला पाहिजे, असे विषय लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आधी वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी भेटून त्यांनी जे त्यांच्या पक्षाचे आणि मतदारसंघाचे विषय आणलेले असतात ते पुश करायचे असतात। ही नॉर्मल भेट आहे असं माझं मत आहे, पण तरीही काय घडलं असेल ते मला माहीत नाही। शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या भेटीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय। पाहूया। देशातल्या ज्या नागरी अर्बन बँका आणि सहकारी बँका आहेत त्या बँकांच्यावर काही निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने आणलेले आहेत। पूर्वी नाबार्डचं बंधन या सगळ्या बँकांवर होतं, पण ते नाबार्डचं बंधन केंद्र सरकारने काढून रिझर्व्ह बँकेचं बंधन घातलेलं आहे। देशामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका या लोकांना दाद देत नाहीत, म्हणून सहकारी क्षेत्र महाराष्ट्रात, गुजरातमध्ये अतिशय भक्कमपणाने उभं राहिलं। त्यात बँका अतिशय चांगल्या चालतात।
त्या बँकांना आता निर्बंधात आणण्याचं काम हे रिझर्व्ह बँकेने केलेलं आहे आणि त्याच्याविषयी हे निर्बंध कमी करावेत याचा आग्रहाने मागणी करण्यासाठी पवार साहेब आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांना भेटलेले आहेत आणि हीच मागणी त्यांनी त्यांच्याकडे आज केलेली आहे. राज्यातील संघर्षाचा आणि पवार मोदी यांच्या भेटीचा काहीही संबंध नसल्याचं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलेलं आहे. आमचा संघर्ष तर या ठिकाणी 24 तास चालू असतो. भारतीय जनता पार्टी काय निवडणूक ओरिएंटेड पार्टी नाहीये. ज्या ज्या वेळेला जनतेवर लोकांवर अन्याय होतो त्यावेळेला आमचे लोकप्रतिनिधी नेते अशा प्रकारचा संघर्षासाठी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात. हा आपल्याला अनुभव या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यामुळे दिल्लीतली भेट आणि इथला संघर्ष असं काही संदर्भ नाहीये. पवारसाहेब राज्यातले एक मोठे नेते आहेत देशातले. पंतप्रधान मोदी साहेबांकडे काही विषय असतील, कामं असतील, महाराष्ट्रातले वेगळे विषय आहेत, देश पातळीवर काही चर्चा आहे. तर आपण पाहतो पवार आणि मोदी यांच्या भेटीवर आता प्रतिक्रिया देखील येऊ लागलेल्या आहेत. काही वेळापूर्वी नवाब मलिक यांनी या भेटी संदर्भातली विस्तृत अशी माहिती पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिलेली होती. अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे भाजपचे जे राज्यातले नेते आहेत त्यांनी देखील या संदर्भातली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. पवार आणि मोदी यांच्या भेटीनंतर अनेक चर्चा सुरू होत्या. तर्कवितर्कांना उधाण आलेलं होतं. या भेटीमागची नेमकी काय कारणं असावीत याबद्दल चर्चाही सुरू होती. मात्र या भेटीमागचं नेमकं कारण काय याबद्दल नवाब मलिक यांनी स्पष्टता केलेली आहे. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ही चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय. नवाब मलिक यांनी अतिशय विस्तृतपणे या सगळ्या मुद्द्यांबाबत स्पष्टता केलेली आहे. दुपारच्या बातम्यांमध्ये वेळ झाली एका ब्रेकची. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.